जिस प्रकार से हमने 10 रुपए की फीस के लिए 10 दिन पहले हम अम्मा को कहते थे, तो वो हम समझते हैं उनकी कि किस प्रकार से आप बिना दिया सलाई के भी आग आग लगा के दिखा सकते हैं। माध्यमिक स्तर की जो लैब मैंने बनाई वो किसी कॉलेज स्तर की लैब से कम नहीं थी। मेरी सारी लैब ज़ीरो कॉस्ट आधारित होती है, लो कॉस्ट और ज़ीरो कॉस्ट आधारित होती है, उसमें खर्चा नहीं लगता। फिर जब आप श्रम कार्य करते हैं, तो समाज के लोग डोनेशन दे देते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था अवार्ड के लिए, मैं सिर्फ काम करता जा रहा था। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं सतपाल सिंह जी। कल टीचर्स डे के दिन पर इन्हें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से नेशनल टीचर अवार्ड मिला है। हरियाणा में ये इकलौते हैं। ये अवार्ड पाकर इन्होंने अपने जिले का, प्रदेश का, अपनी माटी का नाम रोशन किया है। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई इस अवार्ड के लिए। थैंक यू मैडम जी। अब अपने इंटरव्यू की शुरुआत करने से पहले आपसे एक सवाल कि आज से पहले अब तक ऐसे कितने स्कूल है, कौन कौन सी जगह है जहाँ पे आपने साइंस लैब अपने मेहनत से, अपने खर्च से स्थापित करवाई हो? मैडम, मैंने प्रारंभिक जो शैक्षणिक कार्य था वो 1996 में स्टार्ट किया था। वो जो प्राइवेट स्कूल से शुरुआत हुई थी और 28 मार्च 2002 को मैं सरकारी सेवाओं में आया। मेरी प्रथम नियुक्ति राजकीय उच्च विद्यालय टांकड़ी में हुई। वहां पर मैंने 3.5 साल कार्य किया और वहां की जो लैब थी वो बिल्कुल जर्जर हालत में थी। उसको संवारा हमने। उसके पश्चात 2005 से 2017 तक राजकीय माध्यमिक विद्यालय प्राणपुरा गोपालपुरा खंड खोल में मैं कार्यरत था। और उस माध्यमिक स्तर की जो लैब मैंने बनाई वो किसी कॉलेज स्तर की लैब से कम नहीं थी। और वो सारे के सारे संसाधन हम स्वयं जुटा लेते हैं या फिर समाज का सहयोग भी ले लेते हैं उसमें। इसके पश्चात राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ढहीना जी, उसमें 2017 से और 2022 तक कार्य किया। वहां पर मैंने 2 लैब बनाई, एक साइंस की और एक मैथ की। मेरी सारी लैब ज़ीरो कॉस्ट आधारित होती है, लो कॉस्ट और ज़ीरो कॉस्ट आधारित होती है, उसमें खर्चा नहीं लगता। और बच्चे भी ज़ीरो कॉस्ट और लो कॉस्ट एक्टिविटीज बना करके लेके आते हैं। कुछ जब ज़्यादा पैसे का सवाल आता है तो हम बाहर से संसाधन जुटा लेते हैं। जब आप श्रम कार्य करते हैं तो समाज के लोग डोनेशन दे देते हैं और हमें ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती और बहुत ही उच्च स्तरीय लैब, सर्वश्रेष्ठ लैब हमारी है। और अब मैं 1 सितंबर 2022 से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बुडोली में कार्यरत हूँ। और वहाँ भी एक खाली कमरा मिला था मेरे को, लेकिन उसमें भी हमने 1 साल में ही हमने जो अलमारियाँ थी लोहे की उसको पेंट करके और उस पर डायग्राम बना दिए, क्योंकि मैं डायग्राम्स खुद बनाता हूँ अपने खर्चे से या अपने पेंट से। और जो उसमें फर्नीचर का कार्य था उसके लिए हमने गांव से एक NRI है, तो उनसे हमने हेल्प ली और उन्होंने एक वाटर कूलर, 3 मेरी लैब के लिए मेज और जो नीचे मैट होती है वो उन्होंने डोनेशन दिया। तो अब धीरे धीरे उसको हम विकसित कर रहे हैं। अब कल जो नेशनल टीचर अवार्ड वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के हाथों से मिला, तो क्या सतपाल जी को भरोसा था, इसका उम्मीद थी पहले से? मैंने कभी सोचा भी नहीं था अवार्ड के लिए, मैं सिर्फ काम करता जा रहा था। और ये काम एक दिन का नहीं था, लगातार जब देखोगे आप 2002 में वहां जाकर टांकड़ी देखोगे, प्राणपुरा स्कूल में देखोगे, ढहीना स्कूल में जाकर देखेंगे, तो वो सारा काम जुड़ता जा रहा था। गीता में एक उपदेश भी है कि कार्य करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। लेकिन वो पुण्य का जो कार्य किया हमने वो जुड़ता जा रहा था। आज उसका परिणाम ये है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से हम सम्मानित हुए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रपति महोदया है जी, वो स्वयं एक शिक्षिका है और उन्होंने अपने संबोधन में कहा भी है कि मैं अपने विद्यार्थियों को भी मिस कर रही हूँ और अपने शैक्षणिक जो कार्य है उसको भी मिस कर रही हूँ। तो बहुत ही वो मिस कर रही थी इस चीज को और अपने संबोधन में उन्होंने शिक्षक के प्रति जो सम्मान व्यक्त किया वो बहुत ही अच्छा लगा हमें। उससे जब वो जो संदेश था उनका, वो एक शिक्षक के लिए बड़ा सम्मान का विषय है। इतने बड़े अवार्ड तक पहुंचना, इसके पीछे एक लंबी कहानी रही होगी, मेहनत रही होगी, तो उस बारे में थोड़ा पहले से बताइए, विस्तार से बताइए कि किस तरह आपने बच्चों को विज्ञान के प्रति उनकी रुचि बढ़ाई, जागरूक किया। जी मैडम जी, बचपन में मेरी मां अनपढ़ है बिल्कुल, और वो जब हम सोते थे उस समय भी बोलती थी कि मैं जगी हुई हूँ, आप पढ़ते रहो। और सुबह भी वो हमें बरली जो है 4 बजे उठा देती थी, वहीं पर
चारपाई पर ही जल और चाय की व्यवस्था कर देती थी और वो कहती थी पढ़ते रहो। उनको कहीं ना कहीं पता था एजुकेशन के विषय में, खुद अनपढ़ होते हुए भी। और वो कम से कम आधा घंटा तक शाम के समय हमें नैतिक और चारित्रिक गुणों से पूरी तरह भर देती थी। वो कहती थी कि आप विद्यालय में जा रहे हो तो जो बच्चियां आपके साथ पढ़ रही है वो आपकी बहन है, तो कोई भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। तो वो सारे के सारे गुण अब भी हैं और उनकी शिक्षा है, क्योंकि हम तो एक गरीब परिवार से संबंधित है और हम अब क्योंकि आर्थिक रूप से कम संपन्न जो बच्चे हैं उनको पढ़ा रहे हैं, तो हम उनकी भावना को समझते हैं। और वो जिस प्रकार से हमने 10 रुपए की फीस के लिए 10 दिन पहले हम अम्मा को कहते थे, तो वो हम समझते हैं उनकी। जब हम अपने बच्चों को, कोई भी शिक्षक हो, अपने बच्चों को यूपीएससी में देखना चाहता है, आईआईटी नीट में देखना चाहता है, बहुत ऊंचाइयों पर देखना चाहता है, तो क्यों न हम उन गरीब बच्चे जो आर्थिक रूप से कम संपन्न हैं उनमें भी वो प्रतिबिंब और वो छवि क्यों ना देखें। तो कोई भी अध्यापक यदि अपने जीवन काल में 10 बच्चों को डॉक्टर बना दे, 10 बच्चों को इंजीनियर्स या 2-4 यूपीएससी के अगर वो निकाल देता है तो वो उसका सफल हो जाता है जीवन में। जी। तो अगर बच्चों से ही जुड़ा एक सवाल, पिछले 2-3 दशक के हिसाब से देखें तो बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ी है, रुझान बढ़ा है या कम हुआ है? निश्चित रूप से विज्ञान के प्रति जुड़े हैं बच्चे, पेरेंट्स भी अवेयर हो गए हैं। और जहां तक कॉलेजों में एडमिशन देखते हैं तो आर्ट में बहुत कम मार्क्स वाले का भी एडमिशन हो जाता है और साइंस में कंपटीशन काफी टफ होता है। तो ये ज्यादा संख्या में बच्चे जो विज्ञान से पास आउट हो रहे हैं, तभी उनका कंपटीशन कॉलेज लेवल पर भी बढ़ा है। आज के दौर में बच्चों में या पेरेंट्स में वैज्ञानिक चित्त विकसित करना काफी बड़ी चुनौती हो गई है, क्योंकि धर्म की आड़ में कहीं ना कहीं अंधविश्वास अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा है। तो आप एक टीचर हैं, नेशनल अवार्ड मिला है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि धर्म, अध्यात्म और अंधविश्वास, इन तीनों को किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं? मेरा यूट्यूब चैनल चला हुआ है मैडम, और उसमें अंधविश्वास से संबंधित भी कुछ एक्टिविटी मैंने डाल रखी है कि किस प्रकार से आप बिना दिया सलाई के भी आग लगा के दिखा सकते हैं जो बरगलाते हैं हमें जी। तो वो कुछ एक्टिविटीज है मेरे पास। स्मोकिंग के ऊपर भी है, नशा मुक्त अभियान में भी वो एक्टिविटीज के माध्यम से कि देखो एक सिगरेट से और ये कितना कॉटन ब्लैक हो गया। मैं लगभग 100 स्कूलों में साइंस मोबाइल वैन लेकर के जा चुका और एक दिन में हम 2 स्कूलों में विजिट करते हैं। मैं मास्टर ट्रेनर होता हूँ और साइंस मोबाइल वैन 1 महीने के लिए आती है सीआरटी गुरुग्राम से। तो मेवात और रेवाड़ी के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें लगभग 100 स्कूल में कवर कर चुका और उनमें सबसे सर्वप्रथम यही एक्टिविटी में दिखाता हूँ। नशा जो होता है उससे, बीड़ी सिगरेट के धूम्रपान से फेफड़ों पर उसका क्या दुष्प्रभाव होता है। और जो जहां मैं नए स्कूल में जाता हूँ उनके लिए मैं नया अध्यापक हूँ, तो वो फ्रेंकली मेरे पास आते हैं और वो ये पूछते हैं कि गुरुजी क्या हुक्के से भी ऐसा हो जाता है? तो मैं उनको बताता हूँ कि निश्चित रूप से धूम्रपान जो है वो हुक्के से भी जो है ना हानिकारक है। तो वो कहते हैं कि नहीं, वो तो फिल्टर होके आता है धुआं। तो हम उनको समझाते हैं कि जो हुक्के पीने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके हाथ देखो आप, पीले होते हैं, उनके दांत देखो, माउथ देखो, और फिल्टर चाहे हो, धुआं आ रही है धूम्रपान की तो वो उसका जो है दुष्प्रभाव है। तो काफी बच्चे छोड़ चुके या फिर जो है उससे भयभीत हो गए कि धूम्रपान का देखो ये कॉटन है पूरा ब्लैक हो गया आधी सिगरेट से ही, क्योंकि वो जीरो कॉस्ट एक्टिविटी है। बोतल से ऊपर ढक्कन के अंदर छेद होता है, सिगरेट लगा देते हैं, जला देते हैं, नीचे से हम खोलते हैं उसको तो पानी जब बाहर आता है तो सारी धुआं नीचे जाती है और फिर हम उस धुआं को ऊपर की ओर करते हैं तो वो कॉटन ब्लैक हो जाता है पूरा। तो वो निश्चित रूप से समाज की अवेयर के लिए है। वो क्या इससे पहले भी किन्हीं और अवार्ड्स के लिए आपने आवेदन किया है या इससे पहले कोई और अवार्ड से आपको नवाजा गया हो, सम्मानित किया गया हो? जी मैडम, एक्चुअल में तो क्या हुआ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था अवार्ड के लिए, लेकिन मेरा ट्रांसफर, मैं मिडिल हेड बन करके मेरा ट्रांसफर मेवात में हो गया था। काफी लंबा मुझे ट्रेवल करना पड़ता था आने जाने में। तो मैंने सुना कि 5 नंबर इसके मिलते हैं, तो मैंने थोड़ा अप्लाई करना शुरू किया और मैंने 2021 में स्टेट अवार्ड मुझे मिला माननीय महामहिम गवर्नर के माध्यम से। तो 2021 में मैं सम्मानित हुआ पंचकुला। और उसके बाद में एक अवार्ड है नेशनल लेवल का ही है वो, और प्रोफेसर CNR राव जो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत हस्ती है और वो भारतीय उसके वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके, माननीय प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सलाहकार उसके। और 56 किताबें उन्होंने रसायन विज्ञान की, केमिस्ट्री की लिखी हुई है, बड़े महान वैज्ञानिक है। तो वो 2 आउटस्टैंडिंग साइंस टीचर को अवार्ड देते हैं साल में और 2 ही वैज्ञानिकों को देते हैं। तो वो कर्नाटक के बेंगलोर में रहते हैं, तो वहाँ का एक तो अवार्ड होता है कर्नाटक के अध्यापकों के लिए और एक होता है
कर्नाटक को छोड़ के पूरे भारत के एक अध्यापक के लिए। तो उसमें मेरा चयन हुआ 2022 के लिए, और 28 जून 2023 को मुझे वो अवार्ड से नवाजा गया। तो वो क्योंकि विज्ञान से जुड़ी हुई हस्ती है, महान वैज्ञानिक है, प्रोफेसर नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन ने अपनी लैब दे रखी थी उनको काम करने के लिए। तो बहुत ही महान हस्ती है, उनसे भी पुरस्कार पा करके मैं धन्य हो गया, क्योंकि वो विज्ञान से जुड़े हुए हैं। और अब मुझे ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 महामहिम राष्ट्रपति महोदया से प्राप्त हुआ। आज का अंतिम सवाल। जी मैडम। विज्ञान बहुत पुरानी कहावत है, विज्ञान वरदान या अभिशाप? जी, वो दोनों फैक्ट है, वरदान भी है और अभिशाप भी है। यदि आप उसको अच्छे वे में लेंगे, जैसे आपकी सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं वो सारा हम जो यूज कर रहे हैं तो एक वरदान के तौर पर है। और जो हमारे ग्रेट वैज्ञानिक आइंस्टीन, तो ये जो एटम बम्स का उन्होंने सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने बाद में कहा था कि जो हमने इसके विषय में रिसर्च की है वो हमने लोगों की भलाई के लिए की थी, लेकिन अब उसका जो है दुरुपयोग हो रहा है। क्योंकि एटम बम बना करके 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर डाला, तो उस समय उनको रियलाइज हुआ कि ये तो जो हमने एक मानवता के हित में जो कार्य के लिए जो हमने खोज की थी वो अहितकारी हो रही है। तो दोनों तरह से है उसका। जैसे मोबाइल है, उसका भी हम बेनिफिट भी उठा सकते हैं और उसका वो हार्मफुल इफेक्ट भी है हमारे ऊपर है। तो हर चीज का तो पूरी तरह इंसान के ऊपर है कि वो किस तरीके से देखते हैं। जी मैडम, और इस्तेमाल करते हैं। जी धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। मैंने 5 किताबें लिखी हुई है, और तीसरी, चौथी, 5वीं की ईवीएस की बुक है झरोखा, जो पूरे हरियाणा के स्टेट में लगी हुई है, जो सरकारी विद्यालय है वो बच्चे पढ़ रहे हैं मेरी लिखी हुई किताब। और 2 किताबें साइंस मॉड्यूल्स की हैं जो साइंस से संबंधित है, जिनके चैप्टर मैंने सिंप्लीफाई करके बना रखे हैं 6ठी से 8वीं तक। वो अध्यापकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए। 10 बार से अधिक मैं बाल विज्ञान कांग्रेस में रिसर्च पेपर के लिए और साइंस एग्जीबिशन में मॉडल के लिए हम बच्चों सहित स्टेट में ले जा चुके बच्चों को 10 से अधिक बार। इसके अलावा साइंस प्रमोशन में 100 से अधिक स्कूलों का हम विजिट कर चुके हैं। और एक कल्चरल एक्टिविटीज होती है, इंद्रधनुष, रंगोत्सव, कला उत्सव, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसमें मैं सबसे हरियाणा में सबसे ज्यादा इवेंट में भाग लेने वाला अध्यापक हूँ। मेरे नाम एक रिकॉर्ड है, 25 प्रमाण पत्र मुझे मिल चुके हैं। और इसके अलावा बच्चों को भी मैंने स्टेट लेवल तक मैं उसमें कल्चरल एक्टिविटीज में भाग लिया हमने, क्योंकि म्यूजिक से संबंधित होती है। सक्षम हरियाणा के पेपर में बना चुका, जिसमें प्रैक्टिस पेपर है पूरे हरियाणा के। एक दीक्षा ऐप होता है, उसका वीडियो कंटेंट्स मेरा चला हुआ है, नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है। एक सीसीटी का कंटेंट है, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, वो भी पूरे राज्य का के लिए मैंने उसका कंटेंट तैयार किया था। एक चॉकलेट ऐप होता है, उसका भी 6ठी से 8वीं तक का साइंस का कंटेंट मैंने स्टेट का पूरे हरियाणा का अध्यापक वर्ग के लिए और विद्यार्थी वर्ग के लिए तैयार किया था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में भी एक आर्टिकल छपा हुआ, उसमें पब्लिश हुआ है। यूट्यूब चैनल मैंने बना रखा है बच्चों के लिए, और ऑनलाइन क्विज जो है वो प्रत्येक चैप्टर की हम बना करके बच्चों को सेंड करते हैं। ऑनलाइन जो क्विज है उसमें वो अटेम्प्ट करते हैं, और उसका पता लग जाता है कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, कितने मार्क्स हैं, कितने, वो सारा पता लग जाता है। इसके अलावा बहुत सारे मॉडल मेकिंग वीडियो, सबसे ज्यादा मॉडल मेकिंग वीडियो है वो मेरे पब्लिश हुए थे ICRT गुड़गांव में, और अभी भी नेशनल के लिए गए हुए हैं। तो देखते हैं कितना उसमें चयनित होता है। तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत कार्य है।